बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसोफेजियल डिसऑर्डर। नंबर वन इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन स्वेलविंग और डायनोफेजिया मतलब पेन ऑन स्वेलविंग। डिस्फेजिया टू टाइप्स का होता है, ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया, इसोफेजियल डिस्फेजिया। जब भी पेशेंट आएगा तो आपने ये सवाल पूछना है कि आपको डिस्फेजिया या आपको स्वेलविंग इनिशिएट करने में मसला है या स्वेलविंग इनिशिएट हो जाती है लेकिन स्वेलविंग के बाद फूड स्टिक हो जाती है। अगर मसला डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग स्वेलविंग है तो वो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होता है। जब इनिशिएट नहीं कर पाएगा तो स्वेलविंग इनिशिएट नहीं हो पाएगी तो चॉकिंग होगी और फूड लंग्स के अंदर चली जाएगी और या नेजल रिगर्जिटेशन हो सकती है। तो लंग्स के अंदर रिस्पायरेशन हो सकती है, नेजल रिगर्जिटेशन हो सकती है। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, जबकि इसोफेजियल डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है, फूड की स्टिकिंग आपको देखने को मिलती है। जो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होता है लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, जबकि इसोफेजियल डिस्फेजिया इसको हम मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन और मोटिलिटी डिसऑर्डर। जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होते हैं लाइक स्ट्रक्चर कैंसर है, ये सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया कराते हैं, जबकि ये वाला लिक्विड्स के लिए था। जबकि जो मोटिलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं वो मेनली डिस्फेजिया दोनों के लिए करवाते हैं, लेकिन ज़्यादा होता है लिक्विड्स के लिए। ओके, अब ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया को डायग्नोस करने के लिए वीडियो फ्लोरोस्कोपी होती है। इसकी काजेस को दो में डिवाइड करते हैं, न्यूरोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल काजेस। न्यूरोलॉजिकल काजेस के अंदर बल्बर पाल्सी, सूडो बल्बर पाल्सी, माइस्थीनिया ग्रेविस और स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रक्चरल काजेस के अंदर ओरल कैंसर, जेनका डायवर्टिकुलम आ जाएगा, जिसमें नॉन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, प्लमर विंसन सिंड्रोम है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एट्रोफिक ग्लोसाइटस, इसोफेजियल वेब होता है। इसोफेजियल डिस्फेजिया के अंदर आपके जिसमें स्टिकिंग हो जाती है, इसको दो में डिवाइड करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, मोटिलिटी डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन के अंदर डिस्फेजिया सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज को देखने के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी और बायोप्सी करते हैं। मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर डिस्फेजिया दोनों के लिए होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, लेकिन ज़्यादा लिक्विड्स के लिए होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए मैनोमेट्री और बेरियम सवालों कराते हैं। ओके, और अगर किसी पेशेंट को डिस्फेजिया, एसोफेजियल डिस्फेजिया और डायनोफेजिया भी है, डेट मींस इन्फ्लेमेशन है। अब इसके काजेस को दो में डिवाइड करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस, मोटिलिटी काजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस के अंदर स्ट्रक्चर एसोफेजियल वेब आ जाएगा, शार्ट स्किलिंग है, एसोफेजियल कार्सिनोमा। मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर एक्लेजिया कार्डिया और डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज़म है। पहले पढ़ लेते हैं मोटिलिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक्लेजिया कार्डिया आ जाएगा। एक्लेजिया कार्डिया इसोफेगस की मोटिलिटी का डिसऑर्डर है। इसके अंदर आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती है। नंबर वन, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता। अगर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो इसकी वजह से स्टोमक एसिड इसोफेगस के अंदर आ जाएगा, उसको बोलते हैं जर्ड। जर्ड की वजह से इसोफेजाइटिस होता है, फिर बैरेट इसोफेगस होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, गैस्ट्रिक वॉल्वुलस भी हो सकता है। ओके, तो एक्लेजिया कार्डिया के अंदर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर पाता। लोअर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस होती है और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती होती है। पैथोजेनेसिस के अंदर माइंटेरिक प्लेक्सिस या और बैक प्लेक्सिस है, इसके अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन की डिजनरेशन होती है। इनहिबिटरी न्यूरॉन नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी प्रोड्यूस करते हैं डिस्टल इसोफेगस के अंदर। तो अगर क्या होगा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी नहीं होगे तो इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन होगी लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की, और अगर गैंग्लियन सेल का लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लोअर टू थर्ड के अंदर मोटिलिटी खत्म हो जाएगी। काजेस के अंदर इडियोपैथिक है, शगास डिजीज है। ओके, इसके अलावा कहते हैं कि जो ओट सेल कैंसर होता है, लाइक यहाँ पर लिखा है कि ओट सेल कैंसर जो लंग का कैंसर होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच है, कुशन सिंड्रोम और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम कराता है, हालांकि इसका यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। शगास डिजीज को रट्टा मार लो, सूडो एक्लेजिया। सूडो एक्लेजिया क्या होता है, कार्डिया का जो कैंसर होता है वो सूडो एक्लेजिया वाले फीचर कराना शुरू कर देता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है, प्रोग्रेसिव होता है, लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, रिकरेंट नमूनिया करवा देगा, एज 50 से नीचे होती है, वेट लॉस की हिस्ट्री आती है, नॉक्टर्नल का फ्रीगर्जिटेशन देखने को मिलता है, हार्ड बर्न नहीं होता क्योंकि क्लोज इसोफेगल स्फिंक्टर होता है। डायग्नोसिस के लिए बेरियम सवालों है, जिसके अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस देखने को मिलती होती है। ओके, और पेरिएटल अपीयरेंस ये भी आपको देगा, पेंसिल टिप साइन भी देखने को मिलता है। बाकी जो कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो इसोफेजियल मैनोमेट्री है, जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रेशर होता है वो 25 से ज़्यादा हो जाता है, 25 से लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का, और बॉडी ऑफ इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर फार्माकोलॉजिकल में आपके नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और बोचुलिनम टॉक्सिल है, एनसीबी से रट्टा मार सकते हैं, जबकि नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर न्यूमैटिक डायलेटेशन और हेलर्स मायोटोमी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि स्क्लेरोडर्मा और एक्लेजिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों के अंदर पेरिस्टाल्सिस कम होती है, लेकिन लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है एक्लेजिया में ज़्यादा होता है, स्क्लेरोडर्मा में कम होता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसकी, एक्लेजिया कार्डिया की, तो एक्लेजिया कार्डिया की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है इसोफेगस का। ओके, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एस्पायरेशन नमूनिया को रट्टा मार लो। ओके, कैंडिडा इसोफेजाइटिस हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म क्या होता है, ये भी मोटिलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन जो पेरिस्टाल्सिस होती है एसोफेगस की वो इंटरप्ट हो जाती है बाय हाई एम्पलीट्यूड नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी एसोफेगस का स्पाज्म हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है जो कि एंजाइना को रिजेंबल करता है, तो आपने चाइना को
अंजाइना को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रूल आउट करना है। बस ये पेन स्वेलिंग से होता है। बेरियम स्वेलो के अंदर कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस होती है ड्यू टू डिसऑर्डिनेटेड डिफ्यूज कॉन्ट्रैक्शन। और मैनोमीटर के अंदर आपको प्रेशर 400 से लेकर 500 देखने को मिलता है। अगर प्रेशर 180 से ज़्यादा हो तो नेट क्रैकर इसोफेगस है, जबकि 400 से लेकर 500 तक हो उसको बोलते हैं डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म। दोनों के अंदर आपको चेस्ट पेन देखने को मिलता है। दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बोचुलिनम टॉक्सिन, न्यूमैटिक डायलेटेशन, सर्जिकल मायोटॉमी है, हेलर्स मायोटॉमी है। इसके बाद आ जाते हैं फेरेंजियल पाउच, ज़नकर डायवर्टिकुलम। ज़नकर डायवर्टिकुलम को फेरेंजो इसोफेगल डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन ये डायवर्टिकुलम होता है। ओके, और ये पल्शन डायवर्टिकुलम होता है। ये क्रिकोफरेंजियस मसल के थ्रू आउट पाउचिंग होती है क्लियन डिसेंस के अंदर। क्लियन डिसेंस एक वीक एरिया होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर और क्रिकोफरेंजियस के दरमियान में होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर के अंदर डिस्फेजिया होता है, रिगर्जिटेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का जो कि इसने कल खाई हुई थी। नेक के अंदर आपको मैस देखने को मिलेगा। हैलिटोसिस होती है, बैड ब्रेथ होता है। अगर डायवर्टिकुलम छोटा होगा तो उसको इसकी वजह से फेरेंजियल डिस्फेजिया होगा, अगर बड़ा होगा तो इसोफेजियल डिस्फेजिया होगा। डायग्नोसिस के लिए 1 सेकंड बेरियम स्वेलो जो कि इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, इसमें आपको आउटपाउचिंग मिलेगी। एंडोस्कोपी नहीं करेगी क्योंकि परफोरेशन हो सकती है। मेन ट्रीटमेंट क्या है? डोलमैन प्रोसीजर, जिसमें मायोटॉमी करते हैं और सैक की रिसेक्शन कर देती है। डायवर्टिकुलोपैक्सी वगैरह भी कर सकती है। नेक्स्ट है जर्ड। जर्ड को रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस भी कहते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स कर जाती है, जिसकी वजह से इसोफेगस की इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है। पैथोजेनेसिस के अंदर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता या इनकॉम्पिटेंट होता है। रिस्क फैक्टर के अंदर आपका स्लाइडिंग या रोलिंग हाइटल हर्निया, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटाइम, ओबेसिटी होता है। ओके, या फिर म्यूकोजा की रीजनरेटिव कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन खत्म हो गया है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, सीनस की डिजीज है, प्रेगनेंसी, अल्कोहल या टोबैको अल्कोहल को रट्टा मार लेना क्योंकि कैंसर भी करा देंगे। क्लिनिकल फीचर के अंदर इसोफेजियल सिम्टम आते हैं और नॉन एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम है। जो इसोफेजियल सिप्टम है इसके अंदर हार्ड बर्न और रिगर्जिटेशन देखने को मिलती है। अभी जो हार्ड बर्न होता है 3 चीज़ों से बढ़ जाता होता है। नंबर 1 बेंडिंग, स्ट्रेनिंग या फिर लाइंग डाउन से। डिस्फेजिया होगा, वाटर ब्रैश सलाइवेशन देखने को मिलेगी ड्यू टू रिफ्लेक्स सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेशन। जैसे ही एसिड एंटर होता है, एंटर द ग्यूलिट, ओके, ग्यूलिट या ओरल कैविटी के अंदर एंटर हो जाता है। एक्स्ट्रा इसोफेजियल के अंदर एटिपिकल चेस्ट पेन होता है, क्रॉनिक कफ आपको देखने को मिलती है, हॉर्सनेस देखने को मिल सकती है, लैरिंजाइटिस हो सकता है, डेंटल एरोजन है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन है क्योंकि जो एसिड है वो आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट कर रहा है। डायग्नोसिस के अंदर जो केमिन होता है एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होता है, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर आपका क्या होता है 24 आरपीएच मॉनिटरिंग आपको देखने को मिलती है। अलार्म सिम्टम क्या होती है जर्ड के अंदर? अगर एज 55 साल से ऊपर है, डिस्फेजिया है, एनीमिया है, वेट लॉस है, पॉजिटिव फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट है, मैनोमीटर के अंदर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर कम होता है, 24 आरपीएच मॉनिटरिंग गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आपने प्रेसिपिटेंट को आपने अवॉइड करना होता है, वेट को आपने कम से कम करना है, हेड एंड को एलिवेट करना होता है, लार्ज और लेट नाइट मील को अवॉइड करना होता है। सबसे पहले आप पीपीआई स्टार्ट करते हैं। अगर गुड रिस्पॉन्स आता है तो मेंटेन करोगे, अगर पुअर आता है तो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करोगे, अगर पॉजिटिव आती है पीएच मॉनिटरिंग तो आप सर्जिकल नील्सन फंड एप्लीकेशन करोगे, अगर नेगेटिव है तो आप दूसरा डायग्नोस देखोगे या टीसीए या एसएसआरआई इस्तेमाल करोगे एज एंटी डिप्रेसेंट। फार्माकोलॉजिकल ड्रग के अंदर पीपीआई है, अगर वो काम नहीं कर रही H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लास्ट में सर्जरी करती है। पीपीआई में ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एस्मोप्राजोल है। पीपीआई ट्रीटमेंट और चॉइस होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती है, सिम्टम को भी रिलीव करती है, एसोफेजाइटिस को भी ठीक कर देती है, लेकिन साइड इफेक्ट के अंदर कोलेस्ट्रीडियम डिफिकल का इन्फेक्शन हो सकता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें सिमेट्रिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन आ जाती है, हिस्टामिन के रिसेप्टर को या हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिससे सिम्टम्स को ठीक करती है, एसोफेजाइटिस को ठीक नहीं करती। साइड इफेक्ट के अंदर क्या आता है? साइड इफेक्ट में गायनिकोमास्टिया आ जाता है इनमें सिमेट्रिडिन की वजह से। सर्जरी कब करते हैं? जब मेडिकल थेरेपी फेल हो गई है या पेशेंट पीपीआई नहीं ले रहा या सीवियर रिगर्जिटेशन है, बैरड इसोफेगस है। जर्ड की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होगी इसोफेजाइटिस, उसकी वजह से बैरड इसोफेगस होगा, ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिनाइन इसोफेजियल स्फिंक्टर स्ट्रक्चर है और गैस्ट्रिक वाल्वुलस हो जाएगा। व्हाट इज हाइटल हर्निया? हाइटल हर्निया में जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं अपवर्ड मूव कर देती है चेस्ट के अंदर थ्रू द इसोफेजियल हाइटस। अभी 2 तरह का होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग। जो स्लाइडिंग होता है एक्सियल होता है, रोलिंग आपका नॉन एक्सियल होता है। तो स्लाइडिंग मोस्ट कॉमन यही होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें प्रोक्सिबल स्टोमक भी हर्निएट कर जाता होता है किसके अंदर? ओके, थ्रू द वाइट डायफ्राम। ओके, वाइट इसोफेजियल हाइटस जो जीई जंक्शन होता है वो अबव द डायफ्राम है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हार्ड बनिए देखने को मिलेगा। ओके, जबकि रोलिंग के अंदर इसको पैराइसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं। इसके अंदर स्टोमक का कुछ पोर्शन होता है रेगुलेटर कर्वेचर, वो मूव कर जाता है अलोंग साइड द डिस्टल इसोफेगस, लेकिन डिस्टल इसोफेगल जंक्शन अपने लेवल के ऊपर होता है। ओके, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है चेस्ट एक्सरे के अंदर, हार्ट बर्न या रिगर्जिटेशन हो सकती है, पैराइसोफेगल हर्निया या रोलिंग हर्निया, गैस्ट्रिक वाल्वुलस भी करवा देता है। इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर होता है। ओडाइनोफेजिया पेनफुल स्वेलिंग होती है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स के अंदर पंच आउट अल्सर्स होते हैं, अल्सर छोटे होते हैं, डीप होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स इन एपिथेलियल सेल एट द मार्जिन ऑफ अल्सर। ओके, तो इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स आपने नोट करनी है। ट्रीटमेंट क्या होगा? आईवीए साइक्लोवीर है।
ओके। साइटोमेगालो वायरस लीनियर अल्सर करवाता होता है। ये अल्सर बड़े होते हैं लेकिन सुपरफिशियल होते हैं। इनमें इंट्रान्यूक्लियर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्लूक्लियन दोनों होती है। ट्रीटमेंट आईवी जेंसिक्लोविर है। कैंडिडल बाइकन में पैची ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन होता है। ये यीस्ट और डेंसली मेटेड हाइफी प्रोड्यूस करता है। ट्रीटमेंट फ्लूकोनाजोल और निस्टैटिन आ जाएगा। बैराडिसोफेगस प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। इसमें जो नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो कलमनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है। जर्ड की वजह से होती है। ओके, स्मोकिंग की वजह से होती है लेकिन अल्कोहल की वजह से नहीं होती। ओके, अब इसके दो में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट सेगमेंट और लॉन्ग सेगमेंट। शॉर्ट सेगमेंट के अंदर जो कलमनर एपिथेलियम होती है वो 3 सेंटीमीटर के कम फासले पे होती है और 3 से ज़्यादा होता है उसको लॉन्ग सेगमेंट कहते होते हैं, जिसको क्लासिकल बैराडिसोफेगस भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है। आपने सर्विलेंस भी करनी होती है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होगा? जब कलमनर म्यूकोसा के अंदर इंटेस्टिनल गॉबलेट सेल होंगे। तो जो करंट डेफिनेशन होती है बैराडिसोफेगस की, इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1, एंडोस्कोपी के अंदर आपको कलमनर मेटाप्लीजिया चाहिए जितना मर्जी लेंथ है उसकी, और हिस्टोलॉजी के अंदर आपको इंटेस्टिनल मेटाप्लीजिया विद गॉबलेट सेल आपको नजर आना चाहिए। ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या होती है? अगर कोई डिस्प्लेजिया नहीं है तो पीपीआई और एंडोस्कोपी कराते हैं हर 2 से लेकर 3 साल के बाद। अगर लो ग्रेड है तो पीपीआई और एंडोस्कोपी 6 से लेकर 12 में, और अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया तो इसोफिटेक्टमी कर देती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन कर देती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? अल्सरेशन हो सकती है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो सकती है, एडिनोकार्सिनोमा आपको देखने को मिल सकता है। ओके, कौन सा एडिनोकार्सिनोमा होता है? ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। इसोफेगस के ट्यूमर के अंदर आ जाते हैं। इसोफेगस के 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर होता है मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर है, बाकी लियोमायोमा, ओके, फाइब्रोमा, लाइपोमा होते हैं। मैलिग्नेंट के अंदर कैंसर होता है। कैंसर 2 टाइप का होता है, स्क्वेमस सेल और एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल ज़्यादा कॉमन होता है, मेल डोमिनेंट होता है। ओके, ये आपको टूथ अपर और मिडल 1/3 में देखने को मिलता है। एडिनोकार्सिनोमा, इसमें ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन होती है, वेस्ट में होता है, लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस में होता है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अल्कोहल, टोबैको, बीटल च्यूइंग, एक्लेजिया, प्लमर विंसन सिंड्रोम, सिलिक डिजीज की वजह से होता है। सिलिक डिजीज की वजह से स्मॉल बोवल कार्सिनोमा, एंटीरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा, ये सब कुछ हो जाता है। रिस्क फैक्टर ऑफ एडिनोकार्सिनोमा बैराडिसोफेगस है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी है। प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाते हैं, इसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है। इसमें जैसे सॉलिड्स के लिए होता है और डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए भी हो जाता है जब डिजीज प्रोग्रेस करती होती है। वेट लॉस, एनोरेक्सिया होगा, ब्लीडिंग होती है, हॉर्सनेस हो सकती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चेस्ट पेन हो सकता है विच सजेस्ट बीडीएस रीनल इन्वेजन। मेटास्टेसिस, लोकल मेटास्टेसिस हो सकती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिरोजा और हेमाटोजेनस ऑफ ब्लड, लिवर, लंग्स या बोन को इन्वॉल्व करता है। डायग्नोसिस में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो अपर जे एंडोस्कोपी बायोप्सी होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस सीटी स्कैन थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी का करेगा टू आइडेंटिफाई मेटास्टेटिक स्प्रेड है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टू चेक द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ट्यूमर इनटू इसोफेजियल वाल और डिटेक्ट इन्वॉल्व्ड रीजनल लिम्फ नोड, यानी ये स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ट्रीटमेंट क्या होगा? सर्जरी होती है, सर्जरी कीमो रेडिएशन भी कर सकते होते हैं, या अगर एडवांस है तो पेलिएटिव ट्रीटमेंट है। पेलिएटिव ट्रीटमेंट में स्टेंट डालेंगे ताकि हम डिस्फेजिया को रिलीव कर सके। न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एनाल्जेसिया प्रोवाइड करते हैं।